जय हिंद दोस्तों। अब जो वक्त आ चुका है, जीएसटीआर 9 का दौर शुरू हो गया है। 31 दिसंबर 2023 तक जो है हमारा मेनली जो टाइम रहेगा जीएसटीआर 9 सी के लिए रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो इसमें काफी सारे जो है चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ताकि हमारी जब जीएसटीआर 9 से प्रिपेयर हो, प्रॉपर हो सके। ऐसे ही कुछ मुद्दा आईटीसी के रिगार्डिंग जो है देखने को मिला, जहां पे आईटीसी को कब लिया है उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमने अपनी जीएसटीआर 9 में वैल्यू कहाँ डालनी है। इसको हम अलग अलग सेग्रीगेट करके पार्ट में समझते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं कि कौन से टेबल में कौन सा इंपैक्ट आएगा। राइट, इसके लिए पहले तो हम स्क्रीन पे चलते हैं, ताकि हम उसको एनालाइज कर सके कि कौन सा ये केस है। ठीक है ना। अब होगा क्या, जिन्होंने अपनी जिन्होंने अपनी रिकंसिलेशन बना ली थी, जिन जिन ने अपनी रिकंसिलेशन बना ली थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, रिकंसिलेशन तैयार कर ली थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, जिन्होंने रिकंसिलेशन बना ली थी और अप्रैल 23 से लेकर अक्टूबर 23 की रिटर्न में अपना आईटीसी ले लिया। कोई इनवॉइस में दिक्कत थी, इनवॉइस ठीक कर लिया। ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने कर ली। अगर ये चीजें कर ली, उस केस में क्या इंपैक्ट रहेगा। किसी ने नहीं करी इस पीरियड में, किसी ने नहीं करी, उस केस में कौन सी टेबल में क्या इंपैक्ट आएगा, वो आज की वीडियो में कवर करते हैं। इसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक तो ये देखना है, इसको 3 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। इसमें हम पहला पीरियड डालेंगे, फर्स्ट पीरियड डालेंगे अप्रैल 23 से लेकर अक्टूबर 23 तक का। जिन्होंने इस पीरियड में अपनी जो भी गलतियां थी, या कहें जो भी क्रेडिट लेना था, वो इस पीरियड की जीएसटीआर 1 में और 3B में ले लिया। ठीक है, अब बात आती है, एक डेट आती है अक्टूबर मंथ की, जब रिटर्न फाइल करनी है हमको। अगर 3B का इंपुट की बात करें तो 20 नवंबर 2023 इसकी ड्यू डेट है। ठीक है, ड्यू डेट भी निकल गई। अब बात आती है कि क्या होगा अगर किसी ने अपनी रिटर्न, अक्टूबर मंथ की रिटर्न, या एक सेकंड केस लेके चलते हैं, अक्टूबर 2023 की रिटर्न, उसने 20 नवंबर 2023 इसकी ड्यू डेट है, और 30 नवंबर तक का आपके पास लास्ट डेट है अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट की। अब किसी ने मान लो इस डेट में अपनी रिटर्न फाइल करी है और वहां पे क्रेडिट ले लिया। एक वैसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ताकि इसमें भी हम देख लें कि कहाँ पे फर्क, हमें हमें किस तरीके से कौन से टेबल में हमें वैल्यूज डालनी है। एक अगला केस कि आफ्टर 30 नवंबर 2023 क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जीएसटीआर 1 में भी इंपैक्ट नहीं लिया, 3B में इंपैक्ट नहीं लिया, कोई रह गया। उस केस में क्या होगा आफ्टर 30 नवंबर 2023। अब अलग अलग सिचुएशंस हो गई, तो जीएसटीआर 9 में वैल्यूज दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, कौन से टेबल में दिखाएंगे, ये मुद्दा। तो अगर हमने वैल्यूज ले ली थी, अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो वैल्यूज थी, हमने 23-24 के अंदर, चाहे बात करें आउटवर्ड से रिलेटेड बढ़ाना था, घटाना था, या चाहे हमारा आईटीसी से रिलेटेड था, चाहे हमारा रिवर्सल था, चाहे हमारा अवेलमेंट था, तो उस केस में हमारे को, अगर हमने विद इन टाइम फ्रेम कर लिया, अगर हमने विद इन टाइम फ्रेम कर लिया था, मतलब हम बात करें अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट की, इस वाले पॉइंट की, अगर हमने विद इन टाइम फ्रेम कर लिया था, तो हमारी जो वैल्यूज आ रही होंगी, नॉर्मली 4-5 में तो आ ही रही होंगी, 4-5 में आ रही होंगी। तो उस केस में हमने, अगर आउटवर्ड से रिलेटेड है, तो हमने टेबल नंबर 10 और 11 में डाल दिया होगा। सप्लाई बढ़ानी है 10 में डाल दिया होगा, सप्लाई घटी है तो 11 में डाल दिया होगा। कौन सी सप्लाई, जो हमारी 22-23 की सप्लाई 23-24 में हमने ली, तो हमारे 10 और 11 अकॉर्डिंगली इफेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा आउटवर्ड से रिलेटेड।
यही अगर हम इनवर्ट से बात करें तो हमारा, अगर हमने 22-23 की 23-24 में दिखाई है तो हमारा टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13, 12 हमारी बात करता है कि रिवर्सल की, और 13 बात करता है अवेलमेंट की। अगर हमने कोई क्रेडिट 22-23 का 23-24 में लिया है तो हम टेबल नंबर 13 भरेंगे, 13 में वैल्यू डालेंगे। अगर हमने कोई 22-23 का क्रेडिट 23-24 में रिवर्सल किया है तो हम टेबल नंबर 12 में उसकी वैल्यू डालेंगे। ये हम क्या बात करेंगे, इसमें इनवर्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4-5 में तो वैल्यू आ ही रही होगी आउटवर्ड की, बाकी टेबल्स में आ ही रही होंगी। ठीक है ना। अब बात आई, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब केस नंबर 2 में क्या है कि ये प्रॉब्लम जो है कई बार देखने को मिल रही है कि यहाँ पे अक्टूबर मंथ की रिटर्न थी। ठीक है, लोगों ने अपनी रिकंसिलेशन बनानी थी। ठीक है, पूरे साल की रिकंसिलेशन 22-23 की बनानी थी, किसी वजह से जीएसटीआर 3 भी उनकी लेट हो गई। ठीक है, जीएसटीआर 3 भी लेट हो गई। 20 तारीख को की जगह उसने, मान लेते हैं 22 तारीख को जो है जीएसटीआर 3 भी फाइल करी, जो है 22 नवंबर 2023, और उसमें उसने रिकंसिलेशन बनाई थी, इसलिए 2 दिन लेट हो गया। और ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, और उस रिकंसिलेशन में उसको एक ऐसा आईटीसी मिला जो 22-23 का उसने लिया ही नहीं था, तो उसने वो आईटीसी उसमें ले लिया। ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ड्यू डेट क्या थी, 30 नवंबर 2023। ले सकता है ऐसा। उस रिकंसिलेशन में जब उसने 3B वर्सेस 1 किया तो कोई ऐसा आउटवर्ड सप्लाई उसको मिली जो उसकी जो है डालनी रह गई थी, वो उसने 23-24 में डाल दिया। वो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको जीएसटीआर 1 में जो उसने 11 तारीख तक भरी होगी, जीएसटीआर 1 वहां पे उसने डाल दिया। सपोज करके चल रहे हैं, ये मैंने ड्यू डेट यहाँ पे 11 की जगह, उस केस में क्या हो जाएगी हमारी 11th, अगर हम आईटीसी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है ना, आईटीसी की तो हमें 11 तारीख तक भरेंगे, वहां पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी वैल्यू उसकी 14 तारीख को। ठीक है, यही अगर हमने लेट कर दी, उसको क्या होगा, सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका 14 तारीख को जो उसका 2B जनरेट होगा, अगर हमने 11 तक नहीं डाली तो सामने वाले को 14 को जो 2B जनरेट होगा तो वहां पे उसका क्रेडिट भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो बात रही मुद्दे की ये कि हमें आखिर करना क्या है। हमें यहाँ पे इस केस में 20 की अगर लेट हो गई, जो है 20 तारीख की अगर हमने 3B 30 तारीख को फाइल करी, तो क्या कौन सा टेबल इफेक्ट में आएगा। उस केस में बात करें, उस केस में भी अगर हमने 3B का एटीसी लिया है तो हम वहां पे टेबल नंबर 12-13 में अकॉर्डिंगली, चाहे हमारी रिटर्न जो है 22 नवंबर 2023 को फाइल हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 तारीख से हमारी पहले फाइल हुई है, तो हम बिल्कुल 22-23 में जो है उसका इंपैक्ट लेंगे, उसकी वैल्यू 22-23 के अंदर डालेंगे। अब ये तीसरा केस आता है कि हमारी 30 नवंबर 2023 निकल गई। ठीक है, रिकंसिलेशन बनाने में लेट हो गया, फिर हमें एक फाइंडिंग मिली, फिर हमारे को लिखा कि वो सप्लाई हमारी रह गई 22-23 की, या हमारा को आईटीसी था एक, वो रह गया। अब ले तो नहीं सकते, ठीक है ना, लॉ परमिट नहीं करता, अब हम ले तो नहीं सकते। तो अब हमें करना क्या है, अब क्या होगा जब हम ले ही नहीं सकते उसका क्रेडिट। अब उस केस में क्या करना होगा, कौन से टेबल इफेक्ट में आएगा। तो क्या अब हम हमारी कोई सप्लाई रह गई तो क्या टेबल नंबर 10-11 में आएगी। क्या हमारी कोई आईटीसी रह गई थी तो टेबल नंबर 12-13 में आएगी। इस केस में ना ही हम वो वैल्यूज 10-11 में डाल पाएंगे आउटवर्ड की, ना ही वो हम वैल्यू ना ही वो हम आईटीसी जो है 12-13 में डालेंगे। उस केस में हमारे को जो हमारी जीएसटीआर 3B और 1 में डाटा गलत चला गया, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बाद में पता लगा, हमारी बुक्स, सपोज फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारी एक्चुअल जो सप्लाई थी वो 8 लाख की थी, 8 लाख की जो थी करेक्ट थी, लेकिन हमने गलती से 3B और 1 में जो है 10 लाख दिखा दिया गलती से। ठीक है, जीएसटीआर 1 में भी इतना ही दिखा दिया और 3B में भी इतना ही दिखा दिया, बल्कि हमारी एक्चुअल जो थी बुक्स के हिसाब से वो 8 लाख थी। ठीक है, अब हमारा टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, टाइम अगर विद इन टाइम हो गया तब तो हमने पहला और दूसरा केस देख लिया। अगर टाइम निकल गया, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अगर हमारे ऑटो पॉपुलेट कितना हो रहा होगा, हमारी टेबल नंबर 4 में और टेबल नंबर 5 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा यहां से कितना, 10 लाख रुपए। क्या अब हम इस 10 लाख को वहां से हटा के 8 लाख कर दें।
क्योंकि हमारी बुक्स की वैल्यू कितनी है 8 लाख। तो क्या हम इस 10 लाख की जो हमारे टेबल नंबर 4 में या हमारे टेबल नंबर 5 में आउटवर्ड सप्लाई आ रही है 10 लाख की, क्या हम उसको हटाएं क्योंकि वो एडिटेबल है, उसको हटाएं और 8 लाख कर दें? आपका क्या व्यू है? आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। क्या हमें इसको 8 लाख को 10 लाख करना है, या हम इसको 8 लाख को या हम इसको 10 लाख को 10 लाख ही रहने दें? इस केस में हमें जो है चलना पड़ेगा। अब जो है इस केस में अगर आपका टाइम बार्ड हो गया है तो आपकी दोनों बुक्स दोनों चीजें मिसमैच रहेंगी। आपकी बुक्स वर्सेस रिटर्न्स जो है मिसमैच रहेगी, उसमें 2 लाख रुपए का डिफरेंस इस केस में आएगा ही आएगा। आपको यहाँ पे इसी वैल्यू में 10 लाख की वैल्यू के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आपका 2 लाख रुपए का इसमें लॉस रहेगा। ठीक है ना? आपका क्या व्यू है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन बात करें अगर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनी, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सिचुएशन बनाई, उसके हिसाब से ही हमें अपनी जीएसटीआर 9 की टेबल्स में जो है वैल्यूज डालनी है। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हमारी जीएसटीआर 9 के टेबल पे वैल्यूज डलेंगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से लेके चलना है हमें, अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू। अगर हमने छोड़ दिया, हमने रिकंसिलेशन लेट कर दी, टाइम निकल गया, अब क्या करेंगे? अब जो हमारा जो पॉइंट नंबर थर्ड था उस हिसाब से रहेगा हमारे बुक्स में और वर्सेस हमारी रिटर्न में डिफरेंस आएगा, और हमारे को जीएसटीआर 9 अकॉर्डिंगली वैसे की वैसे ही फाइल करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए ही ड्यू डेट की बात रहती है कि आप 30 नवंबर ड्यू डेट है, लेकिन आपको जो अपनी एक्सरसाइज करनी है वो अपनी 11 नवंबर 2023 मंथली रिटर्न के लिए जीएसटीआर 1 के अंदर, और 20 नवंबर 2023, या फिर आपको उसको लेट फी के साथ, जो हमारा सेकंड केस था, लेट फी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, 50-100 रुपए 150 रुपए 500 रुपए लग जाएगी, लेट फी लग जाएगी, लेकिन आपको आप रिकंसिलेशन बनाओ प्रॉपर अपना 30 नवंबर से पहले पहले अपना आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल नंबर 12-13 में अकॉर्डिंगली दिखा दो। राइट? तो इसी के साथ ये आपका क्या व्यू है आप जरूर बताइएगा इसमें, कि आपका क्या व्यू है पॉइंट नंबर 3 में, आपका क्या व्यू है पॉइंट नंबर 2 में, आपका क्या व्यू है पॉइंट नंबर 1 में, आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो हमें को किस तरीके से जो है टेबल में पॉपुलेट करना चाहिए, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।